नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जीएसटी बचत उत्सव के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य जीएसटी की नई दरों के बारे में दुकानदारों और आम जनता को जागरूक करना था। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए उन्हें नई व्यवस्था के लाभ समझाए, और जहां उन्होंने बताया कि कैसे उस उपभोक्ताओं को सीधी बचत हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को उपयोग को भी प्रोत्साहित किया है, और जहां लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को लेकर मजबूती देने की अपील की गई। बताते चले कि जीएसटी की नई दर लागू होने के बाद बाजार में खरीदारी के उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और जहां कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए इस पहल को आम जन के हित में बताया। अब खबर मसूरी से है, जहां पर अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि उन्होंने भगत सिंह को मानवता के प्रतीक और युवाओं की प्रेरणा का स्रोत बताया। बताते चले कि रावत ने प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री गणेश जोशी पर कृषि, सिंचाई और बागवानी क्षेत्र में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। साथ ही हाईकोर्ट के द्वारा जांच के निर्देश का उल्लेख किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा, और जहां 2013 की केदारनाथ त्रासदी का हवाला देते हुए रावत ने वर्तमान सरकार की आपदा प्रबंधन में कमजोरी को चिंता उस पर जताई है, और जहां 2025 के संभावित आपदा से निपटने की तैयारी की शुरुआत उनकी ओर से जो है वो की गई है, और उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। दिवस है, बलिदानियों का, शहीदों का भारत हमेशा सम्मान करता, मानवता हमेशा सम्मान करती है। और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन आज़ादी को एक नई स्फूर्ति दी, आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी। गांधी, नेहरू, सबके प्रयासों को इनके बलिदान ने शक्ति देने का काम किया। तो भगत सिंह जी हमेशा भारतवासियों के दिल में जवान भगत सिंह के रूप में रहेंगे, और हमेशा अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को शक्ति देंगे। विश्व पर्यटन दिवस है, ये मसूरी का दिवस है, ये उत्तराखंड का दिवस है, क्योंकि पर्यटन हमारी आजीविका का आधार है। इसलिए उत्तराखंड का आज का नारा हमारे कुछ साथियों ने तय किया है रास्ते में कि 2013 की आपदा से भी उभरे और उभरे हैं, और 2025 की आपदा से भी उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे। बताएं गणेश जी ने उनका भ्रष्टाचार, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है जांच करो, वो मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा है। कृषि क्षेत्र में, कृषि के सिंचाई क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हुई है, कोई सामान्य मुद्दा है। आपने हॉर्टिकल्चर में सब कुछ बेच दिया, और ऐसे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं कि 51 रुपए के हिसाब से न्यूनतम मूल्य होगा हर सिल्क के सेबों का। और कृषि मंत्री हमारे उद्यान मंत्री इस इंतजार में हैं अभी भी कि कोई हर्षिल से आए, और उसके बाद जो है हम हर्षिल के सेबों की खरीद प्रारंभ करें। तो ये अजीब सी बात है। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित बाजार दौरे से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और जिससे कि कुछ समय के लिए बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, और क्षेत्र को खाली कराया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए एसपी सिटी पंकज गोरोला के द्वारा नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बाजार और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल को भी लगाया गया।
खबर हरिद्वार से ही है, जहां सुल्तानपुर के यूके 80 पेपर लीक मामले में जांच अब और भी निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। आपको बता दें कि एसआईटी आज भारी बल पुलिस के साथ जो है वो मुख्य आरोपी खालिद के घर पहुंची और जहां पर करीब 1 घंटे तक गहन तलाशी और जांच भी की गई। आपको बताते चले कि एहतियातन खालिद के घर के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है और जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, तो वहीं गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जांच के दौरान एसआईटी ने खालिद के परिजनों से विस्तृत पूछताछ उनकी ओर से की गई। तो वहीं आपको बता दें कि कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिसमें सुल्तानपुर के पूर्व ग्राम प्रधान शादाब ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि खालिद का पूरा परिवार जांच में पूरा सहयोग कर रहा है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस जांच के जरिए कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था और आज पहली बार एसआईटी टीम के जितने भी अधिकारी वो आज खालिद के घर पे आए थे। तो जांच प्रक्रिया जारी है, इतना ही मेरे संज्ञान में। परिवार में जो और लोग हैं जो खालिद के घर में परिवार में बहने वो सब लोग में मौजूद तफ्तीश। खबर रानीखेत से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार को 2 अहम मुद्दों पर घेरा। आपको बता दें कि उन्होंने पेपर लीक मामले और वोट चोरी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं मेहरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास इन आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत भी हैं और जिन्हें वे जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि करण मेहरा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन मामलों की सख्त जांच और कार्रवाई बेहद ही आवश्यक है। ये कहना कि उन्होंने 25,000 नौजवानों नवयुवतियों को रोजगार दिया है और 41,000 वैकेंसी निकाली है, बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस अपनी रिसर्च के आधार पर कह सकती है कि प्रदेश में केवल 8,995 जॉब्स लगाई गई हैं, जिसमें 6,250 नियुक्तियां टेम्परेरी हैं, जिसमें 2,300 गेस्ट टीचर हैं, 950 सीआरपी और बीआरपी हैं और 3,000 नियुक्तियां जो हैं चतुर्थ श्रेणी में हुई हैं। पक्की सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो 2,745 केवल है और जो वैकेंसी निकाली गई है वो 8,498 हैं। और बीजेपी लगातार इस विषय पर झूठ बोल रही है। हमारा यह कहना है कि श्वेत पत्र जारी करें ताकि एक्टिविस्टों को, विभिन्न राजनीतिक दलों को और पत्रकारों को सही जानकारी मिल सके। और बीजेपी अगर सही है तो उनके प्रवक्ताओं को और उनकी सरकार को मेरा चैलेंज है कि वो लिस्ट जारी करे कि किन 9,000 लोगों को, किन 25,000 लोगों को उन्होंने नियुक्तियां बनाया। हरिद्वार में यूके 80 पेपर लीक कांड की गहन जांच लगातार जारी है और जिसमें एसआईटी की टीम कलेक्ट्रेट सभागार पहुंची। आपको बता दें कि टीम ने अभ्यर्थियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के साथ खुला संवाद कर उनकी शिकायतें और सुझाव को सुना। तो वहीं यह भी बताते चले कि ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा, नकल विरोधी कानून और जाँच में पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए गए, जहाँ एसआईटी ने आश्वासन दिया है कि जाँच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और नकल विरोधी कानून को सख्त किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने पेपरों को दोबारा कराने की मांग की है, जबकि कुछ ने वर्तमान प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि एसआईटी के प्रमुख जया बलूनी ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि अपराधी जेल में है और सरकार ने जांच के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी है। उन्होंने ईमानदारी से जांच जारी रखने का भरोसा दिया है। इसके अलावा कई लोगों ने मामले में सीबीआई की जाँच की भी मांग की गई। देखिए, ये जो एसआईटी है, इसमें आज हम सभी लोग एसआईटी के सभी सदस्य यहाँ पर आए हैं, जिसमें कि जो अभ्यर्थी थे या जो भी जनता के लोग यहाँ पर आकर अपने सुझाव देना चाहते थे, अपने शंकाएं पूछना चाहते थे, अपने प्रश्न बताना चाहते थे, उन सबको लिया गया है। और ज़्यादातर जो बताई गई हैं वो कुछ ऐसी लग रही हैं बातें जो कि सोशल मीडिया की चीज़ों पे यकीन करके बच्चे अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जो उनके और भी डाउट्स हैं किसी सेंटर को लेकर है या किसी इंडिविजुअल प्रकरण को लेकर है, वो भी हमने नोट किया है। जैसे उनके द्वारा कहीं पर बताया गया है कि कोई सुविधा नहीं थी या फिर कहीं पर बताया गया है कि किसी जो व्यक्ति है जो वहाँ पे अभ्यर्थी उस पर डाउट था, तो उसके विषय में भी उनको बताया गया है, वो हमने नोट कर लिया है। उनकी जितनी भी शंकाएं हैं हम पूरे हद तक उन्हें दूर करेंगे।
करेंगे। और यहाँ पर हमने हेल्पलाइन नंबर के साथ ही ये भी बताया कि अगर ऐसा कोई उन्होंने बात सुनी है कि जो प्रकरण अभी हुआ है उससे संबंधित कोई भी फैक्ट उनके पास अन्य भी है कि और भी नकल हुई है या फिर और भी किसी जगह पर कोई ऐसे पेपर पहुंचा है या फिर फोटोग्राफ्स पहुंची है, वो हमें बताएंगे तो उनको भी हम जांच के पश्चात विवेचना में सम्मिलित करेंगे। घर पे जो सर्च किया गया था, सर्च वारंट के साथ हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो इसके घर पर सर्च किया गया था। तो इसके घर पर अभी इसकी 2 सिस्टर्स मिली थी और वहाँ पर पूरे सर्च के बाद जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको हमने अपने कब्जे में लिया है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस प्रकरण में हमें और हेल्प कर सकती हैं या इसमें और तथ्य के रूप में हम आगे ले जा सकते हैं, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो हिना है वो जैसा हमें पता चला स्वयं भी उसमें कैंडिडेट थी, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया था। उसके द्वारा बताया गया कि उसकी तबीयत खराब थी, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन जो अभी तक हमारे पास फैक्ट आए हैं उसमें साबिया को पूरी तरह से पता था और साबिया पूरी तरह से हेल्प भी कर रही थी। जो उसकी हमें वीडियो क्लिपिंग मिली है सुमन के फ़ोन से, उसमें साबिया बात कर रही है और उसे पता है कि उसका जो भाई वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा है। लेकिन जो हिना का है अभी तक हिना का कोई रोल नहीं आया है। अगर हिना का भी हमें ऐसा कोई रोल पता चलता है तो आगे उस पर भी कार्रवाई की। डाउट आ गया है सबके मन में कि किसी के 76 नंबर आए, 75 नंबर आ रहे, लेकिन उसके जैसे भी ये हुआ है उसके अंदर उसके मन में डाउट आ गया कि भाई क्या पता 80 पैसे चले गए 15 लाख, क्या पता मेरिट और आगे लगा दे, 80 लगा दे, 85 लगा दे, वो तो रह जाएगा ना। लेकिन ये डाउट क्लियर कराने के लिए आयोग री एग्जाम क्यों नहीं कर, हमें तो री एग्जाम की मांग है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब उत्तराखंड के मंडी परिषद के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री अनिल कपूर डब्बू का भी बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि डब्बू ने यह कहा कि जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ राम की सेना भी है और रावण की भी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक विवाद के पीछे देश विरोधी ताकतें हैं और जो कि काम कर रही हैं, जो कि राज्य की स्थिरता और विकास को भी बाधित करना चाहती हैं। लोकप्रियता बढ़ेगी निश्चित रूप से। यहाँ कहते हैं राम की सेना भी है तो रावण के भी अभी सेना कलयुग में मौजूद है। जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया। पिछली बार आपने देखा शाहीन बाग अल्लाह गुल्ला करते रहे, लेकिन जनता ने नकार दिया। जो टुकड़े होंगे JNU में पकड़े गए देश के टुकड़े होंगे, उनका उत्तरांचल भी एक टारगेट है। उत्तराखंड जो यहाँ 84 लाख देवता रहते हैं, जो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ऐसे लोगों का ये भी एक टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट। और डेमोग्राफिक यहाँ की खराब हो रही है। लगातार धामी जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल अध्यादेश का काम हो, UCC का काम हो, महिलाओं के लिए सखी योजना का काम हो, मतलब इतनी योजनाएं कर दी, धर्मांतरण विरोधी कानून हो, तो ये सब कामों को जब धामी जी ने किया और लोगों को लग रहा है कि देश के अंदर एक युवा मुख्यमंत्री, में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया तो लोग पूछ रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी यही है। दूसरे प्रदेशों में जब वो सभाएं करने जाते हैं तो लोग पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों को, जिनको आज से नहीं कई सालों से उनको पछता नहीं है, उनको उस विचारधारा को मैं कहता हूँ कि देश के बारे में उनकी चिंता ही नहीं है। और आपने जब उनका मूवमेंट में देखा होगा, नारे लगा रहे हो, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि टुकड़े होंगे, कभी कह रहे हैं। तो ये जो गैंग है ये इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास करती है। प्रदेश की जनता भी जानती है कि कहीं कोई, अभी ये नकल वाले में कहीं कोई नकल कांड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर रानीखेत से है, जहां गांधी चौक पर दुर्गा महोत्सव के दौरान दुर्गा देवी के पंडाल में भव्य 56 भोग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के साथ साथ केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा एवं विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि श्री राम मंदिर के महाराज नोनी बाबा के सानिध्य में भोग का विशेष आयोजन किया गया और जिसमें कि पंडित विजय पांडे और अन्य ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण जो है उनकी ओर से किया गया, जहां कार्यक्रम में नगर के सम्मानित नागरिकों की भी भागीदारी रही। तो वहीं आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें कि महिलाओं ने भक्तिमय वातावरण पूरे तरीके से तैयार कर दिया। अंत में आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया, जिससे कि जो स्थानीय जन समुदाय में काफी उत्साह और धार्मिक आस्था की भावना है वो भी देखने को मिली।
अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड के लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है और कांग्रेस इस योजना को रद्द कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रही है। पार्टी के अनुसार अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा और बेरोजगारी बढ़ाएगी, तो वहीं कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ की भी जनता से उनके नुकसानों से अवगत उनको लगातार कराया गया, जहां यात्रा गढ़वाल, कुमाऊं और तराई में होगी और जिसमें कि हस्ताक्षर अभियान चलाकर मसूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और फिर केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। योजना के बारे में हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय हमारे नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जिस समय ये इंट्रोड्यूस की गई थी उसी समय ये कहा था कि ये देश के लिए विनाशकारी है, देश की सेना को कमजोर करने वाला है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा यह आघात है अग्निपथ योजना, और उन्होंने उसी समय इसका विरोध किया था। तब से लेकर अब तक हमने देखा 2022 में शुरू हुई थी, आज 2025 है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा साधन ये यहाँ के नौजवानों के लिए था। उत्तराखंड पूरे देश में ऐसा राज्य है, सैन्य बलों में, चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, अर्धसैनिक बलों में हो, सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान जो भर्ती होता है वो उत्तराखंड से होता है। और उत्तराखंड का इतिहास रहा है, हर परिवार में यहाँ की सैनिक है। लेकिन 2022 से लेकर अब तक राज्य में जब से देश में ये अग्निपथ योजना शुरू हुई, अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद सैन्य बलों में जाना हमारे यहाँ के लोगों का बंद हो गया, क्योंकि 4 साल के लिए कोई अग्निवीर भर्ती होना नहीं चाहता। बहुत ही धोखा है, हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है और जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे इसको हम निरस्त कर देंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड जो है एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। हर एक परिवार से कि मन में एक हमेशा मनोकामना रहती है कि हमारा बेटा फौज में आएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के यूनिफॉर्म पहनेगा और देश की सेवा करेगा। हर युवा की एक मनोकामना रहती है, उस मनोकामना को चकनाचूर कर दिया गया है। और जो इस योजना में जो कमियां हैं, ऐसी कमियां हैं कि हमारा युवक 4 साल के बाद भी फिर उसी रास्ते पर, बेरोजगारी के रास्ते पर खड़ा मिलेगा। इस 4 साल के बाद वो फिर वही हालात उसके होंगे जो पहले थे। बेरोजगारी बढ़ रही है और जो हमारे नियमित जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अग्निवीर जो यूनिट में जाता है, जो वहाँ का माहौल उससे बनता है, जो विभाजन 2 प्रकार के एंट्रीज के कारण वहाँ पे है, उससे सेना का मनोबल कम होता है। और आप सब जानते हैं कि अगर बॉर्डर पे देश की सुरक्षा सैनिक करेगा तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। अग्निवीर जो एक छोटे से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सेना में भर्ती हो जाता है, पूरी तरह सक्षम नहीं है कि वो अपना कार्य पूरी कुशलता से कर पाए। इससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को भी आघात पहुंचेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।